अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अनम अनवर और मैं आज के सेशन के लिए हूँ आपकी होस्ट। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दो स्पेशल गेस्ट डॉक्टर फौजिया और नजाज। कैसे हैं आप लोग? Thank you so much, Anam. We're all good. Thank you, Anam. You're all good. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबको ही पता है कि बड़ी ईद बहुत ही करीब है एंड आई होप आप सबकी ईद की तैयारियां हो चुकी होंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि बड़ी और छोटी ईद में आपकी फेवरेट ईद कौन सी है, बिकॉज वो मीठी ईद है, उसके अपने मज़े हैं, और बड़ी ईद पे इट्स ऑल अबाउट गोश्त। तो अगर हम डायबिटीज़ कम्युनिटी की बात करें और मैं अपनी बात करूं, तो बड़ी ईद मेरे लिए बहुत इजी होती है डील करना। हम इसी चीज़ को आज अपने दो एक्सपर्ट्स, मजाज जो कि डायबिटीज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर फौजिया जो हमारे साथ एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे आज ज्वाइन कर रही हैं और जो कि हमारी एडवाइस बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में भी हैं और साथ ही साथ सीईओ हैं डायबिटीज वेलनेस सेंटर की। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर फौजिया, आपको while dealing with different people with diabetes, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आफ्टर बड़ी ईद, और what you like more? Thank you so much first of all, Anam, आपका और मीठी जिंदगी का हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जिसपे कि हम पीपल विद डायबिटीज के लिए कुछ बात कर सकें, बिकॉज जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, वैसे वैसे बहुत सी नई चीजें आ रही हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है फॉर ऑल द पीपल विद डायबिटीज। पर यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस इस वक्त टाइप 1 बच्चों पे करूंगी, पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि उनको ज्यादा चैलेंजेस जो हैं, दे लव टू ईट, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो, तो यस, ईदें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत और हर एक का अपना एक डायनामिक्स है। बड़ी ईद में ये होता है कि चूंकि हम सब पाकिस्तान में ना, हम सब गोश्त खोर है, वी लव ईटिंग मीट। वो तो यानी कि हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, गोश्त ना मिले तो लगता है टेबल पे खाना ही नहीं रखा हुआ। सो एनी हाउ, अगर हम इसको डायबिटीज के लिए ट्रांसलेट करते हैं तो ऑफ कोर्स के आपको पता है जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसमें एक खास प्रोपोर्शन दिया गया है कि कार्ब्स जो हैं वो आपके 45 to 60 होने चाहिए ग्राम्स, आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी कितनी होनी चाहिए, फैट आपका अराउंड 5% होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है वो एक एसेंशियल, आपको पता है बड़ी ईद में गोश्त ही गोश्त होता है, हर डिश गोश्त की बनी होती है। हाँ, उसके साथ मीठा भी उतना ही रखा होता है। तो हमें बड़ा माइंडफुल होके खाने पीने की चीजों को देखना चाहिए, इंजॉय सब कुछ करें। आई मीन पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज जो इंसुलिन पे हैं, बेसल बोलस इंसुलिन के ऊपर हैं या इंसुलिन पंप के ऊपर हैं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी इन अ वे कि वो अपनी काउंटिंग को माइंडफुल होके करके, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अच्छा कार्ब्स के लिए सिर्फ मीठा खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करनी है, प्रोटीन के लिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की जरूरत नहीं है, विच इज एक्चुअली नॉट राइट। क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, आस्ता आस्ता टूट के अमाइनो एसिड्स बनती है, जो कि जरा टेक्निकल वर्ड है लेकिन आई जस्ट वांटेड टू यूज इट, कि वो 3 से 4 घंटे में होगी एब्जॉर्ब। और उन अमाइनो एसिड्स के लिए ऑफ कोर्स अगर इंसुलिन प्रॉपर नहीं है बॉडी के अंदर तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन प्रोटीन आपके कार्ब्स को बड़े आराम से संभालती भी है। अगर आपने थोड़ा सा कार्ब खाया और थोड़ी प्रोटीन को मिक्स किया तो जो एक स्पाइक आती है कार्बोहाइड्रेट या मीठा खाने या जो हमारी दूसरी क्विक कार्ब्स हैं जो बहुत तेजी से खून में जाने वाली खुराक है, तो प्रोटीन उसको ब्लंट कर देती है। क्योंकि प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन स्लो होती है तो वो अपने साथ साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि फाइबर खाओ, सलाद ढेर सारी खाओ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, वो इसीलिए कहते हैं कि ब्लंटिंग करते हैं। हमें स्पाइक नहीं चाहिए, हमें वो तेजी से चढ़ती हुई शुगर नहीं चाहिए क्योंकि वो डैमेजिंग होती है और उससे हम बचना चाहते हैं। तो यस, बड़ी ईद के अपने बहुत चटखारेदार मजे हैं, उनमें हमें बहुत सोच समझ के अपने खुराक को ऐसे एडजस्ट करना है कि हम इंसुलिन की डोज को
जो आई एम श्योर कि हम आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे। इंसुलिन की डोज को माइंडफुल होके लेना है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हमें प्रोटीन्स पे भी नजर रखनी है। That was a very brief answer और बिल्कुल इसी से मैं रिलेट कर पा रही थी। मैं सोच रही थी कि हाँ, अक्सर जब मैं सिर्फ प्रोटीन इनटेक करती हूँ तो जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि 2 घंटे बाद शुगर चेक करनी है, बट आफ्टर प्रोटीन इनटेक 2 आवर्स बाद तो बहुत अच्छी मतलब सही होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आफ्टर हैविंग बारबेक्यू रात को 3-4 घंटे बाद जब अक्सर आप सो चुके होते हैं तब आपके लेवल्स जो है वो हाई जा रहे होते हैं। Exactly. Which is well explained by Dr. Fauzia कि इस वजह से वो हो रहा होता है। So we have to be mindful कि अगर हम उस वक्त सही हैं तो maybe 4 hours बाद दोबारा चेक कर लेना चाहिए, जो कि हमें हेल्प कर सकता है। Also I wanted to know Dr. Fauzia कि फिर इस चीज को हैंडल करने का like technology is one thing, but with technology और without technology what's the right way कि जब हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए कि वो स्पाइक्स जो 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद भी ना आए। Anam, it's a very practical question actually, और हम अपने तमाम people with diabetes को ये सिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि एक नया जो कॉन्सेप्ट आया ना कि जी हाई प्रोटीन डाइट इज एक्सीलेंट, वेट लॉस भी होता है, शुगर भी बैलेंस होती है। वी डू नॉट इनकरेज अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। हर चीज का तवाजुन जो है ना, बैलेंस इज वेरी गुड। सो जो एक गाइडलाइन दी गई है हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। जहां तक प्रोटीन का ताल्लुक है, मैं एक छोटी एग्जांपल देती हूँ। बच्चों को या यंग लोगों को पिज्जा बहुत पसंद है, शॉर्मा बहुत पसंद है, रैप्स बहुत पसंद है, पराठा रोल्स बहुत पसंद है। आई मीन आई कैन कीप ऑन टेकिंग नेम्स। अब तो इतना फास्ट फूड हो गया है कि आधी रात को 2 बजे भी घर में नॉक होके बच्चे, पता ही नहीं होता पेरेंट्स को, बच्चों ने फोन करके तो जी खाने मंगवाए हुए होते हैं। सो यस, ये जो सारी चीजें जिसमें फैट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, कार्ब भी है, और वो कार्ब वो वाला है जो क्विक कार्ब है, मैदे की बनी हुई चीजें हैं सारी। अब इसमें बहुत चैलेंज हो जाता है। आपने इंसुलिन डोज को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट को भी वो 2 घंटे में पकड़े, और 3.5 से 4.5 घंटे के बाद जो प्रोटीन के बाद की स्पाइक आ रही है या जो एब्जॉर्प्शन डिले होके स्पाइक आ रही है उसको भी पकड़े। और कोई भी बच्चा ये सब चीजें बोतल ड्रिंक, फिजी ड्रिंक के बगैर तो लेते नहीं, उनको फिजी ड्रिंक भी चाहिए, तो फिजी ड्रिंक को भी पकड़ना है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट। इसमें हमें जो है व्हाट वी डू इज हम टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंसुलिन पंप से अच्छा डिवाइस ही कोई नहीं है ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन पंप में ऑटोमेटेड डिलीवरी सिस्टम है। और जब हम ट्रेन करते हैं अपने पंपर्स को तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई आपने जो खाने की इंसुलिन लेनी है, जिसे हम बोलस कहते हैं, उसको ब्रेक कैसे करना है। कि अगर आप सपोज आपने कैलकुलेट किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 8 यूनिट चाहिए इस खाने के लिए, और आपको कोई करेक्शन भी नहीं लेनी, पहले की शुगर आपकी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप 8 यूनिट को डिवाइड कैसे करोगे। आप उसको डिवाइड कर दो कि 50% आप अभी ले लो और 50% आपको एक्सटेंडेड बोलस की शक्ल में अगले 3 घंटे तक थोड़ी थोड़ी मिलती रहे। देन अगेन ये हर एक के ऊपर फिट भी नहीं आता, हर एक का एब्जॉर्प्शन, मेदा, हाजमा अपना है। तो ये डॉक्टर के साथ बहुत क्लोजली इन टच रह के ये चीज सीखी जाती है कि ऐसे खानों के लिए जो आप इंसुलिन को पंप पे स्प्लिट करोगे वो 70-30 है, 60-40 है या क्या। अब वो बच्चे जो पंप यूज नहीं कर रहे और वो बेजल और बोलस इंसुलिन यानी कि 4 इंसुलिन के ऊपर हैं पर डे, वो अपनी बोलस को भी ब्रेक कर सकते हैं। 8 यूनिट है तो 4 यूनिट पहले लगा लिए और 4 यूनिट अपनी शुगर को देखते हुए 2.5 से 3 घंटे के बाद लगा लिए। सो देयर आर सो मेनी ट्रिक्स, इतनी ट्रिक्स हैं और इतने तरीके हैं जिनको हम सिर्फ उस वक्त ही सही तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं जब हम अपने डॉक्टर के साथ, अगर तो आप इंसुलिन पंप पे हैं तो पंप स्पेशलिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहें। एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डायबिटीज विद डायबिटीज और उनके ट्रीटिंग फिजिशियंस का एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहना चाहिए, क्योंकि पहला साल अगर हम ट्रेन करें तो वो 1 साल लगता है आपको फुली ट्रेन होने में। आप जब ट्रेन हो जाते हो तो देन वी बिकम एज फिजिशियंस अ बिट कंफर्टेबल कि हाँ भाई दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स।
So it's never a one-person job. इसीलिए breaking doses of insulin, splitting doses of insulin with foods जो कि हमारे Asian foods are very challenging. वो इंग्लिश खाने तो बहुत आसान है ना, बॉइल्ड सब्जी आ गई, वो नपा तुला प्रोटीन आ गया, इतनी सी कार्ब आ गई, पता है क्या करना है। हमारे खानों में तो चैलेंज ही चैलेंज है। बिल्कुल ठीक, सही। एंड ऐसा ही है। और इसी के साथ मुझे ये ख्याल आ रहा था कि हमारे वो लोग जो कि पंप्स पे हैं, दे कैन यूज दिस फीचर। बट मजाज, मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमारे पास वो लोग जो कि इस वक्त पंप यूज नहीं कर रहे, क्या उनके पास भी इस स्प्लिट बोलस को या एक्सटेंडेड बोलस को किसी तरह से यूटिलाइज करें? बिकॉज अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को होता है नीडल फोबिया। सो जब हम बात करते हैं स्प्लिट बोलस की, तो यू हैव टू इंजेक्ट मोर देन वंस, और नॉर्मली जो हमारे 4 या 5 शॉट्स हैं दिन के, दे गो अप टू 8 शॉट्स इन, अगर हम तीनों टाइम पे ऐसे कोई खाने खा रहे हैं। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिससे हम इस चीज को, बच्चों के नीडल फोबिया को कम कर सकें, या उस चीज को उस तरीके से यूटिलाइज कर सकें कि बार बार पंक्चर ना करना पड़े? समथिंग। Thank you, Anam, for this question. Actually, you're very right, because this is one of the एक बड़ा चैलेंज होता है। यानी अगर जो बच्चे या जो लोग पंप्स या ऐसी कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे, तो फिर किस तरीके से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी शेयर किया कि क्या ऑप्शन है। तो जो आपका सवाल है जी, एक ऑप्शन बहुत डिसेंट किस्म का ऑप्शन मौजूद है जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। वो समझ लीजिए एक कैनुला, काइंड ऑफ कैनुला उसको कह लीजिए आप, कि आप उसको पैच को इंस्टॉल कर लीजिए। iPod के ब्रांड नेम के साथ वो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। उसको इंस्टॉल कर लेते हैं आप, और वो 3 दिन के लिए एप्लीकेबल होता है, और फिर वहाँ मल्टीपल इंजेक्शंस आप प्रेकिंग कर सकते हैं। जिससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट स्पेशली बच्चों के लिए या किसी के लिए भी जो नीडल फोबिया की जैसे आपने बात करी, तो बार बार दिन में अगर 3-4 करेक्शन डोजेज या आपको बार बार भी प्रिक्स करनी है, तो फिर आपको पेन नहीं होगा। तो ये दैट्स दी वन ऑफ द एक बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि दिन के अंदर 4 प्रिक्स करनी है या 5 प्रिक्स करनी है, तो दिस रियली काफी मुश्किल काम है। दिन में 5 दफा सुई चुबो के इंसुलिन लगाना। तो और 3 दिन के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल 14 या 15 प्रिक्स आती हैं इस सूरत के अंदर, यानी 12 या से 15 प्रिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो उस सूरत के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है जो 3 दिन के अंदर वो एक ही प्रिक से इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो यानी आप इस वीडियो, इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जनाब कि आप इस तरीके से ये पैच इंस्टॉल हो जाता है। और फिर चाहे आप पेन से इंसुलिन लगा रहे हैं या सिरिंज से इंसुलिन लगा रहे हैं, तो आराम से लगाई जा सकती है, फिर बार बार सुई चुभने की तकलीफ नहीं होगी। वाओ, ये बहुत ही एक अच्छा डेवलपमेंट है कि वी कैन यूज iPods एज एक ही पंक्चर साइट है और एक ही साइट यूज हो रही है। इससे हमें साइट रोटेशन में भी हेल्प हो सकती है, बिकॉज इट्स हार्ड टू रिमेम्बर। अगर मैं अपनी बात भी करूँ कि 8 दफा मैंने लगानी है, तो मैं अपनी साइट को ही रखूंगी, मुझे उसी जगह पे बार बार लगाना भी इट्स लाइक डिफिकल्ट। सो दैट इज अ वेरी गुड इन्वेंशन, एंड आई होप कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर डायबिटीज कम्युनिटी जो भी इसको यूटिलाइज करना चाहे, और वो नीडल फोबिया है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी। एंड जैसे डॉक्टर फौजिया ने बताया कि हम स्प्लिट बोलस को यूज कर सकते हैं, सो दिस इज समथिंग फॉर यू गाइस। इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन जो मेरा होगा वो डॉक्टर फौजिया, अगर आप मुझे ये बता सकें, नॉर्मली ये बात भी की जाती है कि इंसुलिन का ओवरलैपिंग एक्शन होता है which can lead to hypo as well. So अगर हम स्प्लिट बोलस की बात करें, so is there any standardized वो कि कितने टाइम बाद सेकेंड इंजेक्शन देना चाहिए, या क्या रेशो होना चाहिए इसका, और इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, मतलब क्या कोई इसकी गाइडलाइन है हमारे पास? अनम, इट्स अ वेरी अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं एक बात कहूंगी कि जब किसी को भी डायबिटीज होती है, स्पेशली यंग लोगों को, तो हम उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं, बिकॉज हैविंग डायबिटीज इज नॉट इजी। आपने डे इन डे आउट अपने नॉर्मल इर्द गिर्द के लोगों के की तरह नहीं रहना होता, बल्कि उनसे हट के बहुत ध्यान के साथ अपनी एक छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखना होता है और इंसुलिन लेनी होती है। यहाँ पे हम प्रिक्स को और नीडल फोबिया को बहुत जेंटली उसको हम एड्रेस करते हैं,
और हम उनको एक वर्ड होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि हम उसके जरिए से हम बच्चों के अंदर से जो नीडल फोबिया है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इंसुलिन इज लाइफ, यू हैव टू टेक इट whether you like it or you don't like it. तो हम उनकी iPod is one of the best devices जो हमें सपोर्ट करता है बच्चों के फोबियाज को हटाने के लिए। लेकिन अगर कोई iPod नहीं लगाना चाह रहा for any XYZ reason, तो उनको हम फिर अगेन इंसुलिन लगाने के लिए इतना मोटिवेट और वो करते हैं कि उनके अंदर से वो लगाने का खौफ खत्म हो जाए। तो ये सुइयों का जो वर्ड है ना, ये जरा मेरे लिए मुश्किल है। आई डू नॉट यूज दिस वर्ड फॉर माय पीपल विद डायबिटीज, तो मैंने कहा मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। लेकिन मैंने iPod आज नहीं, आज से 6 साल पहले भी, जब पाकिस्तान में तो चीज जरा लेट आती है, तब भी मैंने यूज किया था उन बच्चों पे जिनको फोबियास थे, एंड दे लव्ड इट। और आस्ता आस्ता फिर उन्होंने उस चीज को ओवरकम करके एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग डायरेक्ट इंसुलिन सिरिंजेस। तो iPod कुड बी एक छोटा ब्रिज हो सकता है फोबिया को कंप्लीटली खत्म करके इंसुलिन इंजेक्शंस पिलाने का। सो आपका क्वेश्चन जो स्प्लिट डोज के ऊपर है, असल में एज सच तो कोई गाइडलाइन टू माय नॉलेज नहीं है, ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर है। अब मुझे 30 इयर्स प्लस हो गए डायबिटीज में, और स्पेशली बच्चों की डायबिटीज में काम करते हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई वाज लकी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि ईयर 2000 से ऑनवर्ड मैं टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड हूँ। मेरी अमेरिका से ट्रेनिंग लेके सऊदी अरेबिया में इतना बड़ा यूनिट चलाने का, और इंसुलिन पंप और सेंसर्स का, तो सेंसर्स यूज कर करके इतना एक आपकी विजन डेवलप हो जाती है कि आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा, अगर आपके पर्सन विद डायबिटीज ने आपको ब्लड शुगर रीडिंग्स ग्लूकोमीटर से चेक करके दिन की भेजी हैं, तो आप 3 दिन को देखते हैं तो आपको खुद समझ आने लगता है कि अच्छा, ये इस तरह नहीं, इस तरह किया जा सकता है। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल होता है। हम स्टार्ट 50-50 से करते हैं, लेकिन अभी भी मेरे काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि 40 पहले लेते हैं, 40%, 60% बाद में लेते हैं। उन्हें बीच में ख्याल आता है कि उन्हें खाने में कुछ और भी डालना है, ये खाना काफी नहीं है, तो वो कुछ और ऐड कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशन जो पहले हमने 8 यूनिट की होती है, वो 12 यूनिट पे चली जाती है। तो सेफ क्या होता है कि आपने 4 यूनिट्स तो 8 में से ले लिए। अब अगर आप उस खाने में चीजें ऐड कर रहे हैं, या खाने के बाद आम का सीजन है, आपने कहा नहीं मैंने आम खाना ही खाना है, तो आपको पता है कि आपने ज्यादा ऐड कर लिया है, तो अब इस 4 की जगह शायद आपका अगला बोनस जो है उसमें 2 यूनिट और ऐड करने पड़े, जो आप 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ले सकते हो। तो स्प्लिटिंग ऑफ बोलस जो है, ये मैंने बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया था। शुरू में लोग बड़े हैरान होते थे कि पेन को 2 दफा क्यों लगाना, लेकिन जब सेंसर्स आए, उन्होंने सेंसर लगाया, अपनी शुगर के ट्रेंड्स को देखा, तो ट्रेंड्स को देखते हुए आपको समझ आई कि नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ बोलस, खाने की इंसुलिन को 2 दफा लगाने में बहुत ज्यादा फायदा है। कुछ लोग ज्यादा खाना देख के ज्यादा एकदम इंसुलिन लगा लेते हैं, और खाना खाते खाते या खाने के घंटे बाद वो सिवियर हाइपो में चले जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को एकोमोडेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए स्प्लिट बोलस पंप यूज कर करके इतनी मुझे वो एक इनसाइट डेवलप हो गई कि मैंने वो फिर मैनुअल पेन्स में भी अडॉप्ट किया, सिरिंजेस और पेन में, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। पर अनम, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, ये सब कुछ हम उन लोगों के साथ, पीपल विद डायबिटीज के साथ कर सकते हैं जो अपनी ट्रीटमेंट में कमिटेड हो, जो आपकी बात को समझ के उसे सही तरह अप्लाई कर रहे हो। इवन अगर आपने iPod लगा लिया और आप इंजेक्शन लगाना भूल रहे हैं, तो उस iPod का फायदा क्या? अगर आपने iPod लगाया और आप अपनी कार्ब काउंटिंग नहीं सही कर रहे, तो वो लोग कहते हैं लो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी लगाई, फायदा तो कोई हुआ नहीं। अरे भाई, फायदा उस वक्त होगा जब आप अपनी एजुकेशन को पूरा करेंगे। अलादीन का चिराग थोड़ी दे रहे हैं हम आपको, हम तो आपको एक एसेसरी दे रहे हैं जो लाइफ को आसान कर सकती है। सो ये एक नट शेल है टोटल मेरी एक्सपीरियंस का, जो मैं शेयर करना चाहती थी कि आपको कमिट होना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है अपनी डायबिटीज की, क्योंकि वो जिम्मेदारी अ पर्सन विद डायबिटीज की होती है। Doctor are always there to guide you, to walk with you,
in a to take supportive you on role. the right path, but you have to walk that walk, right? Right. So मेरा आपने बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही कनेक्ट कर दिया मुझे, क्योंकि मेरे जहन में यही आ रहा था कि व्हाट इफ समवन कैन यूज palm, कैन हैव palm और iPods, बट उसके साथ साथ जो कार्ब काउंटिंग है या डायबिटीज एजुकेशन है, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ आई डोंट नो कि कैसे यूज करना है उसको या व्हाट आर द होल फीचर्स एंड हाउ दे कैन हेल्प, तो इट्स वी आर गोइंग एक्चुअली नोवेयर. सो Yeah, that's कार्ब true. काउंट, so That's carb true. counting is very important, I guess, before using or shifting on the technology, जो अक्सर हमारे लोग sometimes miss out कर जाते हैं कि मैंने देखा है अक्सर लोगों को ये लगता है कि if we just get it or have it some way, so life will be easy or maybe type 1 will be cured. So it's not like that. You still have to commit and you have to take that education और उसको properly implement करना. So with that we have a few questions from our audience as well. Somebody is asking कि अगर proteinuria का issue है already, so what amount of protein is normal to take in a day and also on Eid? अब अगेन अनम ये वो वाली बात है कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी पर डे की तरफ जाए, ठीक है. अब जब प्रोटीन यूरिया और किडनीज के ऊपर इफेक्ट आने लगता है तो दैट इज द टाइम जब हम लोग प्रोटीन इनटेक को थोड़ा कम करने लगते हैं. अब प्रोटीन में जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो 9 है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. उसमें हम बहुत यानी कि इनकरेज करते हैं कि आप प्रोसेस्ड मीट मत खाओ, ठीक है. ये जो आपके प्रोसेस्ड कितनी चीजें मुझे तो नाम ही एकदम से दिमाग से निकल गया, लेकिन नगेट्स हैं हमारे पास, नगेट्स हैं, चंक्स हैं, दोज सॉसेजेस हैं, ये सब प्रोसेस्ड मीट्स हैं, ये नहीं खाने चाहिए. आप नट्स लो, सीड्स लो, वे प्रोटीन, इसके ऊपर बहुत छोटी छोटी स्टडीज हुई हैं एंड दे से वे प्रोटीन इज सो गुड अगर आप उसको स्मूदी में डाल के लो. एंड देन यू हैव गॉट ऑल द चीजेस, द चिकन, द देसी चिकन का नाम ही लूंगी मैं, अब दूसरी चिकन का नाम तो नहीं ले रही. तो ये सब चीजें हैं. जब प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है या जब आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, बिकॉज प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है, फिर वो आपके फैमिली फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट का काम नहीं होता. वी इमीडिएटली रेफर टू दी एक्सपर्ट और हम नजर रख रहे होते हैं अपने पीपल विद डायबिटीज की हर कॉम्प्लिकेशन पर बाय गेटिंग डिफरेंट टेस्ट. तो अगर प्रोटीन यूरिया आपको हो रहा है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फौरन इन टच होंगे एंड ही और शी विल बी द पर्सन टू टेल यू कि आपकी कंडीशन में आपको कितनी को प्रोटीन खानी है, क्योंकि हमें मसल मास लूज नहीं करना. एंड यूजुअली होता ही है कि वो मसल मास प्रोटीन के जरिए लूज होने लगता है, person starts looking very sick and all that. तो हमें मसल मास को भी रखना होता है एंड एट द सेम टाइम किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना होता है. एंड देन प्रोटीन यूरिया के साथ अ वेरी बैलेंस्ड डायबिटीज इज so important. क्या प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हुआ है, फॉरन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इनको मुट्ठी में पकड़ लें कि फर्दर डैमेज ना हो, क्योंकि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज. ये मैं बार बार समझाती हूँ कि एक बेलगाम घोड़े की तरफ भागने वाली बीमारी है, इसको लगामें डालनी पड़ती है, इसको रोकना पड़ता है. एंड दैट इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड डायबिटीज, अ वेरी वेल बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर, a good cholesterol, complete and uric acid and everything, and your thyroid. तो अपने ऊपर नजर रखें तो ये नहीं होता. So what will be the exact answer for this? There is no exact answer. We know we have to decrease. It's on the level of different levels, stages of nephropathy, but it is much better to consult your nephrologist to ask what do they suggest. Very precise answer. And उसके साथ ही आपने जिक्र किया बहुत सारे कि CGM के साथ आपका, और उससे मुझे समझ आ रहा था कि obviously seeing the trends again and again और बहुत ज़्यादा helpful होती है ये चीज़. But if somebody is not able to have that CGM, what would be your message for those people? Right. See, जब मैं सऊदीया से वापस आई ना 12 साल, हर वक्त सेंसर्स और पंप्स में खेल खेल के, और वो तो पीस ऑफ केक होता था. वहां तो वो अपने सारे जो भी उनके सिटीजन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, ठीक है.
जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो जो मुझे चैलेंज का जो झटका लगा मुझे कि आप ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स के ऊपर आपको इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है, पंप और सेंसर तो बहुत दूर की बात है। उसमें फिर अडेप्ट करना पड़ता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि ओ हमारे पास सेंसर नहीं है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करें, नो दिस इज रॉन्ग। वी हैव ग्लूकोमीटर, और ग्लूकोमीटर्स को अच्छी क्वालिटी का ग्लूकोमीटर और सस्ती स्ट्रिप्स वाला नहीं। ये भी हमारी कम्युनिटी में वो है कि उसकी स्ट्रिप्स बड़ी सस्ती, वो कहते हैं ना शालनी चले जाओ वहां स्ट्रिप्स बड़ी सस्ती मिलती है। अल्लाह के बंदो वो नंबर 2 होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपकी शुगर 400-500 दिखा रही होती है या नॉर्मल दिखा रही होती है, जबकि वो नॉर्मल नहीं होती। इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया इन तमाम चीजों का। स्ट्रिप्स के साथ अगर आप अपने डॉक्टर और एजुकेटर के साथ अटैच्ड हैं तो आपकी प्री मील, पोस्ट मील, फास्टिंग, कभी मिडनाइट की, तो डिफरेंट टाइमिंग्स की शुगर का हम एक चार्ट बनाते हैं, और उसमें हम रोज नहीं मांगते, एटलीस्ट मैं रोज नहीं मांगती, अनलेस एंड अनटिल कि कोई न्यू है जिसको भी हमने इंसुलिन पे डाला है या कोई न्यूली डायग्नोस्ड है और हम देखना चाह रहे हैं कि ट्रेंड क्या है। नो, वी यूजुअली जो हमारे वेल स्टैब्लिश्ड केसेस हैं उनको हम कहते हैं कि एक दिन का वक्फा दे दो, फिर एक दिन प्री मील्स कर लो, फिर एक दिन का वक्फा दे दो, एक दिन तीनों टाइम पोस्ट मील्स कर लो। तो जब वो चार्ट आता है, और आपको पता है पंप्स, ये ग्लूकोमीटर्स डाउनलोड हो जाते हैं, और जब वो डाउनलोड हो जाते हैं, डाउनलोडेबल नए अच्छे वाले ग्लूकोमीटर्स में हमें ट्रेंड फिर भी मिलता है। पर अगर आप मुझे ये कहें कि कंपेयर करो सीजीएम और ग्लूकोमीटर को, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोमीटर 5 मिनट की विंडो दिखाता है। आपने 5 मिनट के लिए अपने अंदर झांका और देखा शुगर 110 है, आप इतने खुश हुए कि आपने पूरा हफ्ता ही शुगर चेक नहीं किया। अरे वो 110 तो 5 मिनट के बाद 180 भी हो सकती है। तो ग्लूकोमीटर आपको छोटे छोटे स्नैपशॉट्स दिखाता है, जबकि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आपको रियल टाइम हर 5 मिनट से एक एवरेज ब्लड शुगर दिखाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन हमारे हाथ पाकिस्तान में काफी बंद जाते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट लोगों की जेब से खर्चा हो रहा होता है। तो उसमें हम फिर उन्हें थोड़ा काउंसलिंग करते हैं कि भाई ज्यादा शुगर मीटर से चेक कर लो, ताकि हमें समझ आ जाए कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। जो हमारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी शुगर जा रही है, कब चेक की थी? पिछले हफ्ते की थी, बड़ी अच्छी थी, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? कुछ नहीं, उसी पिछले महीने की होती है। एग्जैक्टली तो वो एक अच्छी शुगर को लेके वो इतने खुश हो रहे होते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि बीच में जो उतार चढ़ाव आ रहा है। और ये हम अपने डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं कि एक बंदा जिसकी HbA1c 7 है, दूसरा 7 है, अगर आप उनके शुगर के ट्रेंड्स को कहीं सेंसर पे देख लो तो एक की शुगर तो अच्छी है कि ना हाइपर है ना हाइपो है, पर जो दूसरा है जिसकी 7 है उसकी इतने लो शुगर अटैक्स हैं, इतने लो, और उस बेचारे को पता ही नहीं है। और वो जब शुगर चेक करता है उसकी नॉर्मल होती है, रात को वो सारा हाइपो में सो रहा होता है। तो आई मीन टेक्नोलॉजी को समझना और उसको एम्प्लॉय करना और फिर ये कहना बहुत महंगी है, अरे भाई आपकी सेहत से तो नहीं है। आप बाजार जाके 12,000 का जोड़ा खरीद सकते हो, तो आप जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अपने बजट में हेल्थ को डालो। हमारे लोग हेल्थ का बजट नहीं बनाते और यहीं से हम मार खा जाते। एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे लिए, बट with that I also know that diabetes is a lifelong condition, so it's an expensive condition, so it depends, but आपके पास दोनों तरीके हैं। आप चाहे आप frequent monitoring कर लें, and if you can afford you can have CGM, and with that I will go towards Majaz। अक्सर लोगों से मैंने जो CGM यूज करते हैं या जिन्होंने रेगुलर यूज तो नहीं, बट वो लोग जिन्होंने एक बार जरूर ट्राई किया, दे कंप्लेन फॉर कि ना रीडिंग में बहुत वो नहीं थी। जो बीजी पे मैंने चेक की वो अलग थी, और जो सेंसर पे थी इट हैज अ ग्रेट डिफरेंस, या 25-30 का तो होता ही है। सो व्हाई इट्स लाइक दैट, और इसका क्या रीजन है, और क्या ये अवॉइडेबल है या नहीं हो सकता? Well, Anam, thank you very much for this question. Actually, हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, जैसे बहुत डिटेल में माशाल्लाह डॉक्टर फौजिया ने एलैबोरेट किया कि स्नैपशॉट यानी वीडियो के अंदर और जो आप एक पिक्चर ले रहे हैं, तो ये फर्क है मेजर। अगर मैं चाहूँ तो अगर ये इस वीडियो के इस जरिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि एक्चुअली होता क्या है। सेंसर ग्लूकोज जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू से वो ड्राइव कर रहा है रीडिंग्स, ठीक है जी। जबकि ब्लड ग्लूकोज जो कैपिलरी से हम ग्लूकोमीटर के जरिए ले रहे हैं
वो सिर्फ एक स्नैपशॉट है कैपिलरी के जरिए ब्लड शुगर का। तो ये अगर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर तो हम आपको दिखा सकेंगे जिस तरीके से ये ट्रेन की बोगियां आप ले लीजिए ना, तो जैसे एक ट्रेन चलती है किसी ट्रैक के ऊपर और बोगी नंबर 1 जब जब इंक्लाइन कर रही है तो अल्टीमेटली कुछ नंबर्स अलग होंगे, और बोगी नंबर 3 या 4 जो पीछे है वो अल्टीमेटली वो नीचे की तरफ होगी, तो उसके नंबर्स कुछ और होंगे। तो इस तरीके से ये दिन के अंदर 24 घंटे के दौरान इस तरीके से ये मूव करती हैं। अच्छा, दोनों रीडिंग्स के अंदर डेटा ये बताता है कि 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क होता है, लेकिन आप दोनों को चैलेंज और दोनों की अपनी अफादियत अपनी ही जगह है। अगर हम इस वीडियो के अंदर दिखा नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको लाइक दिस, अब अगर आप बीजी की जो पहली बोगी है आप उस पे देख सकते हैं कि ये रीडिंग्स कुछ और आ रही होंगी, और ब्लड ग्लूकोज जब आपने कैप्चर किया ग्लूकोमीटर के जरिए तो 150 आई, जबकि सेंसर ग्लूकोज जो आपको उस वक्त रीडिंग दिखा रहा होगा वो 120, 115, 110 दिखा रहा होगा। तो इसके ऊपर लोग और हम यूजर जो है ना वो अल्टीमेटली परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी वेरिएशंस क्यों है। और अगर इसको थोड़ा सा अगर आप आगे लेके जाओगे वीडियो को तो फिर आपको आइडिया होगा। तो अब जब सेंसर ग्लूकोज ऊपर गया तो आपने देखा ब्लड ग्लूकोज जो कैपिलरी वाला था वो नीचे आ गया। तो सेंसर ग्लूकोज एसजी सेंसर ग्लूकोज जो कि हम सेंसर के जरिए ले रहे हैं, और बीजी जो है वो, ये दोनों के अंदर वेरिएशंस रहेंगी। और अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ लाइक मॉनिटरिंग, क्योंकि वो कैपिलरी से आ रहा है और स्नैपशॉट है एक वक्त का, और ये एसजी जो है वो आपका हर 5 मिनट के ऊपर, कुछ मशीन ऐसी हैं 5 मिनट के ऊपर दिखा रही हैं, कुछ मशीन ऐसी हैं जो 15 मिनट आधे घंटे में दिखा रही हैं, बहुत बहरहाल इस तरीके से। तो दोनों की अफादियत अपनी जगह है, और अल्टीमेटली जैसे जैसे लर्न करते जाते हैं जो डॉक्टर्स यूज करा रहे हैं पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे गॉट द आइडिया, फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अल्टीमेटली अभी हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ हम कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज जो कि ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर को चेक कर रहे थे, हम उसी से एक्सपोज हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही रीडिंग्स हैं। लेकिन एसजी जो है, जो सेंसर ग्लूकोज है, तो अल्टीमेटली वो नया कॉन्सेप्ट है और नई किस्म की रीडिंग है। तो अल्टीमेट अब जब दोनों को मैं मैच करने जाऊंगा तो वो ऑलवेज आपको 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का वेरिएशन देंगी, विच इज नॉर्मल। आई थिंक मैं शायद इस वीडियो के जरिए शायद एक्सप्लेन कर सका हूँ थोड़ा बहुत। इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और बहुत अच्छे से उसमें पूरा एक्सप्लेन हुआ है। सो वो तमाम लोग हमारे जो इस वजह से घबरा जाते हैं कि ये सेंसर इतना महंगा भी है और रीडिंग भी इतनी डिफरेंट दिखाता है, तो उसकी रीजन मजाज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि इट्स बिकॉज कि वो आपको थोड़ी सी डिलेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से दिखा रहा है, जबकि ब्लड ग्लूकोज इज जस्ट आपका जो डायरेक्ट ब्लड का वो शो कर रहा है। इसके साथ ही हमारे पास कुछ ऑडियंस से क्वेश्चंस हैं। वी हैव अ कमेंट फ्रॉम सायरा अस्लम के मॉम्स आर ट्राइंग टू लर्न कार्ब काउंटिंग एंड दे नीड मोर एजुकेशनल सेशंस लाइक दीज फॉर गेटिंग मोर यूज्ड टू विद दिस कार्ब काउंटिंग और टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज किया जा सकता है। और माहम का हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ शी सेज कि अगर वो कहीं इनवाइटेड होती हैं डिनर या लंच के लिए, या अगर रेस्टोरेंट पे जाना है वेयर शी इज नॉट श्योर अबाउट इंग्रेडिएंट्स कि डला हुआ क्या है या किस अमाउंट में है, so how to tackle with that? Dr. Fauziya, if you want to add something on that. Yeah, sure. Always remember one thing. एक प्रैक्टिस तो ये कि लोग जो है ना अक्सर पीपल विद डायबिटीज घर से इंसुलिन लगा के चले जाते हैं कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं वहां जाके खाना खाना है, विच इज सो डेंजरस। ठीक है, अगर आपको कभी पहली दफा लगाया और आपको कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब था कि आपके पीछे से ही शुगर इतनी हाई आ रही थी कि आप जो इंसुलिन लगा के रेस्टोरेंट गए, और रेस्टोरेंट में घंटा डेढ़ तो वैसे ही ऑर्डर लगा लेने और खाने में लग जाता है, तो आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पीछे से हाई शुगर थी। वो इंसुलिन जो आप लगा के गए वो पीछे वाली शुगर को पकड़ने लगी, और खाने के बाद की शुगर आपकी 300 से ऊपर चलेगी क्योंकि इंसुलिन खत्म हो चुकी थी। आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अगर आप इंसुलिन पेन के जरिए लगा रहे हैं तो आप अपनी वो वाला इंसुलिन का पेन आराम से साथ लेके जाएं। कितनी ही इंसुलिन कैरिंग डिवाइसेस अब मार्केट में पाकिस्तान में भी आ गई हैं। कोई भी अच्छी डिवाइस जो आपके पर्स में ठंडी कूले हो, पर्स में फिट आती हो, उसमें पेन रखें और ले जाएं।
हम लोगों को ना चेंज पसंद नहीं है, हमें आसानी पसंद है। तो वो कहते हैं नहीं, हिलना भी ना पड़े, उठना भी ना पड़े, खाना भी फुल खाएं और शुगर भी कंट्रोल रहे। तो ऐसे हो नहीं सकता। आप अपना पेन लेके जाओ, आप देखें कि आपने बुफे ले रहे हैं, आप अगले 1 घंटे तक बातचीत करते रहेंगे और डिफरेंट चीजें खाते रहेंगे, तो फिर वही स्प्लिट डोज टेक्निक आ जाती है कि आप वॉशरूम में जाएं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है सबके सामने लगाने के लिए तो आराम से उठ के वॉशरूम में जाइए, हाथ धोइए, अपना अल्कोहल स्वैब निकालें, जहां पे भी आपने लगाना है वहां पे आप इंसुलिन के वो यूनिट्स लगा के आराम से बैठ के खाना शुरू करें। और नजर रखें कि आपने कितना कार्ब प्रोटीन इनटेक कर लिया है। एंड उसके बाद आप आराम से घंटे के बाद अपनी सेकंड बोलस को ले सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अभी कंफर्टेबल नहीं है स्प्लिट डोज करने के लिए, तो दिस कैन बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं खाने के बाद लगाती हूँ इंसुलिन, तो ये हो सकता है कि आपने ड्रिंक भी ली हो या आपने कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें क्विक कार्ब्स हो। क्विक कार्ब्स वो होते हैं जो तेजी से मुंह में डालते ही खून में चले जाते हैं, हमें ऐसे कार्ब्स खाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम खा रहे हैं और हमारे पास इंसुलिन ऑन बोर्ड नहीं है बीइंग अ टाइप 1, तो हमें डेफिनेटली थोड़ी सी इंसुलिन पहले अपने अंदर लेनी चाहिए ताकि हम उस खाने को एंजॉय करें और फिर बाद में जितना भी आपकी कैलकुलेशन बनी है उसके हिसाब से सेकंड डोज को लगा के अपने आप को नॉर्मल रखें। आई मीन दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस आई कैन गिव। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई बात नहीं है, अपनी इंसुलिन बाथरूम जाके सारी लगा के बैठ जाएं और फिर खाते रहें, दैट इज वेरी डेंजरस। आई कैन नॉट से लाइक दैट। So with that, I will move towards Majaz again. Majaz, क्या हमारे पास ऐसे systems available हैं कि I know pump is a very good thing to have, but जो लोग नहीं afford कर सकते, do we have systems के हम सिर्फ sensor से अपनी मतलब sensor हो reading देख सकें? क्या आप उसमें से कुछ हमें बता सकते हैं if we have any technology with that? Yeah, thank you Anam. A very good question. Especially बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ऐसी भी यानी स्टैंड अलोन जिसको आप कहते हैं ना, स्टैंड अलोन CGMs, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग ऐसे मौजूद हैं। स्टैंड अलोन पाकिस्तान के अंदर भी अभी लॉन्च किया है, गार्जियन कनेक्ट के नाम से ये ब्रांड अवेलेबल है। और इसमें यह है कि ये मोबाइल फोन के साथ ऑपरेट रहता है। कोई भी मोबाइल फोन जैसे एंड्रॉयड बेस हैं या आपके iOS बेस कोई भी सेल फोन्स हैं, उसके ऊपर ये एक छोटा सा ट्रांसमीटर है वो लगा लेते हैं और सेंसर लग जाता है। और ये स्टैंड अलोन है, इसका पंप से कोई लेना ताल्लुक नहीं है। पंप आप ना भी यूज कर रहे हो, ये सिंपल डिवाइस आपके मोबाइल के ऊपर चल रही होगी। और साथ साथ इसमें अच्छी चीज ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे इसमें आप 4-5 केयर पार्टनर्स बना सकते हैं, 5 इनफैक्ट। जैसे बच्चा स्कूल गया हुआ है तो वालदा जो है उसकी घर के ऊपर भी देख सकती हैं कि बच्चे की शुगर कितनी है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड अपने ऑफिस के अंदर हैं, काम पर हैं, वो वहां पे भी अपने बच्चे की शुगर को देख सकते हैं कि उसकी इस वक्त क्या चल रहा है। 288 रीडिंग्स इन अ डे विच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, कोई कर ही नहीं सकता। ये CGMs ही हैं, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद हर 5 मिनट के ऊपर ब्लड शुगर चेक कर रही हैं, रीडिंग दे रही हैं और जो आपके सेल फोन के ऊपर दिख रही हैं। और इसके साथ अलर्ट्स भी देते हैं ये कि जनाब हाइपो में जा रहा है पेशेंट। प्रेडिक्टिव अलर्ट जिसको हम कहते हैं ना, 1 घंटे पहले ही आपको बताएगा कि जब बच्चा हाइपो की तरफ जा रहा है या हाइपर की तरफ जा रहा है। तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, स्पेशली जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर भी जहां आपको बहुत ही टाइटर ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, तो ये स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पंप्स, वो यूज किए जा सकते हैं और ये अवेलेबल है पाकिस्तान में। This is a very good news हमारे उन पेरेंट्स के लिए जो परेशान होते हैं। और इसमें मैं एक चीज और भी पूछना चाहूंगी कि ये इसका क्या ड्यूरेशन होता है? सो आई हैव टू इंसर्ट इट वंस, तो फॉर हाउ मेनी डेज आई कैन यूज इट? ओके, ट्रांसमीटर तो यानी जो सेंसर है, सेंसर की जो लाइफ है इसकी इस वक्त जो अवेलेबल है वो 7 डे सेंसर्स अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो ये हर 7वें दिन आपको एक सेंसर बस बदलना है, यानी पूरे महीने के अंदर 4 पिक्स करनी है, दैट्स इट। एक दफा इंस्टॉल हो गया और वो 7 दिन लगा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन तक आप यानी इट्स वाटर प्रूफ, आप नहाएं, स्विमिंग करें, वट एवर यू कैन वेयर दिस एंड इट गोज ऑन। सही।
So for 7 days मैं बगैर prick किए भी I can see all my readings and everything. So Dr. फौजिया, अगर आप मुझे ये बता सकें कि एक तो बात हो गई कि हम सेंसर को स्टैंड अलोन यूज कर लें. So is there any possibility कि हम पंप को भी स्टैंड अलोन यूज कर सकें, या मे बी on alternate उस पे कि if I'm not using the sensor continuously but maybe once in a month, something like that? Is there any possibility for that? Considering very our practical, affordability yeah, issues, yeah. I know practical question है बहुत, क्योंकि availability issue तो शायद अब पाकिस्तान में इतना नहीं रह गया. हाँ, पॉकेट इशू बहुत ज्यादा है कि आप इतना जो है अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं. अगर हम बजटिंग करके अपना महीने का खर्चा निकालें तो उसमें जो है थोड़ा इजाफा ही होता है अगर हम टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं. देखिए, जब पंप ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस हुए थे ना, इतने थे. आई स्टिल रिमेम्बर 503 के नाम से. सेंसर नहीं था, पंप पहले आए हैं, सेंसर्स बाद में आए हैं. लेकिन हमने तब भी पंप्स के साथ बहुत अच्छा, स्पेशली जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स थी उनमें जो पंप की सख्त जरूरत थी, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे. पर फिर उसमें रोजाना की 12 से 14 प्रिक्स होती थी आपके ब्लड शुगर चेक करने के लिए. उससे कम तो आप कर ही नहीं सकते थे पंप के साथ. अब जैसे जैसे जमाना एडवांस हो रहा है, हमारे मोबाइल्स एडवांस हो रहे हैं, हर चीज एडवांस हो रही है, वो एक तरह से लाइफ में आसानियां पैदा करने के लिए. तो पंप अब इतना, यानी कि अब तो आपके पास सेमी ऑटोमेटेड पंप आ गया है 780G, जिसमें आपको बेजल करना ही नहीं पड़ता, खुद पंप ऑटोमेटिक बेजल देता है. ठीक है, प्लस आपकी हाई शुगर्स को ऑटोमेटिकली वो करेक्ट करता है. सो इट इज वन स्टेप बिहाइंड फुली ऑटोमेटेड सिस्टम, जो कि हम कब से ख्वाब देख रहे हैं कि टाइप 1 में हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि हमें कुछ ना करना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए. सो इस वक्त मेट्रॉनिक का जो 780G हम लोग पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, और आज भी लाइक आई हैव गॉट अ केस और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल. तो उसमें सेंसर के बगैर भी आप चल सकते हो. लेकिन अगर सेंसर नहीं है तो पंप को पता कैसे चलेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ इंसुलिन बंद करनी है, बच्चा सो रहा है, आपकी शुगर लो जा रही है. तो सेफ्टी फीचर जो है पंप का, वो सेंसर के बगैर जीरो हो जाता है. फिर हमारी जिम्मेदारी मैनुअल पे बहुत हाई हो जाती है, डॉक्टर की भी, पेरेंट्स की भी, और जिसने पंप लगाया हुआ है, कि भाई अगर आप सेंसर नहीं लगा रहे हो तो फिर आप 14 से 20 दफा दिन में बार बार अपनी शुगर चेक करते रहो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप अपनी बेजल को कैसे सेट करोगे. तो सेमी ऑटोमेटेड जो ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं, वो सेंसिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं है. आपकी शुगर ही नहीं पता तो पंप अपने डायनामिक्स को, अपने एल्गोरिदम्स को सेट कैसे करेगा. So yes, sensor is very important with pump. क्या हम पंप बगैर सेंसर के लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, लेकिन फिर आपका रिस्क, आपके ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और आपके जो एक स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है. यू आर ऑलवेज कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, अब पता नहीं क्या हो रहा है. सेंसर लगा होता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ नजर आ रहा होता है कि अब मैंने ये खाया, अभी मैं वॉक करके आया, तो वो आपको ट्रेंड्स दे रहा होता है. और ट्रेंड्स ही हमें चाहिए डायबिटीज में अंडरस्टैंड करने के लिए. So with that, I feel like this is like both of these things complement each other. Although कि standalone sensor can be more helpful, but अगर if you are thinking about pump, तो it will be like अगर आप sensor नहीं use कर रहे तो it will be like you are blind about what's happening. वही जो window वाली बात है, that window is very important. ताकि आपकी It's very challenging in fact. बिल्कुल. A pump without a sensor is extremely challenging, especially हमारी community में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन, डायबिटीज एजुकेशन अभी भी बहुत लैक करती है. मी बीइंग अ डायबिटीज, क्योंकि मैं पहली फिजिशियन डायबिटीज एजुकेटर थी इन ईयर 2000 फॉर द मीना रीजन, अलोंग विद द फर्स्ट इंसुलिन पंप ट्रेन्ड फिजिशियन. तो मैंने अपने इस पूरी जर्नी में ये चीज देखी है कि अगर एजुकेशन नहीं है ना सही, और आप the person with diabetes के साथ attach नहीं हो, उन्हें fully ins and outs नहीं बता रहे, being very honest with them, expectations नहीं बता रहे उन्हें exactly,
तो it's not it's a doom to failure, right? अगले का पैसा भी इतना जाया हो रहा है, और education, diabetes education is the key for everything. और pump के साथ education and carb counting they complement. अगर आपको carb counting नहीं आती, आपको pump के dynamics की सही समझ नहीं है, तो pump is not going to help you at all. And it's a mandatory thing to learn carb counting first and then shift towards technology if you want to have a good life with it. So with that, Majaz, if we can know any discounts या कोई offers which ताकि हमारी जो diabetes community आज हमें सुन रही है, उन अगर if you have any, तो जो कि pumps पे or maybe sensors पे, if you would like to share any of your plans for that, because पाकिस्तान में जो महंगाई का हाल है उस सब के बाद it's very challenging कि हम उस चीज की तरफ जा सकें. But everyone I do agree with you because अच्छा ये जिस तरह डॉक्टर साहब की बात को मैं यहाँ से और फर्दर ये यहाँ पे उसमें उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँगा कि onboarding a patient, especially on the pump or maybe any technology devices, there's a lot of education got involved. जिसके अंदर जिस तरह मैं उमूमन शेयर कर रहा हूँ, मेरी डॉक्टर साहब से आप लोगों से भी बात हुई है कि ये 3 समझ लीजिए आप पिलर्स हैं. एक टीम जिसने ऑनबोर्ड करना है, एक दूसरे हो गए फिजिशियंस की टीम HCP जिसके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट रिक्वायर्ड है, डाइटिशियंस रिक्वायर्ड है, डॉक्टर साहब रिक्वायर्ड हैं, और तीसरे पेशेंट और उसकी फैमिली. इन तीनों ने स्पेशली यानी आइडेंटिफाई राइट कैंडिडेट फ्रॉम द HCP. जैसे डॉक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले, और मेरा ख्याल है डॉक्टर फौजिया भी इसको एग्री करेंगी, क्योंकि अब डॉक्टर साहब का तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सऊदी अरेबिया और US के हवाले से. इवन पाकिस्तान के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर साहब के साथ कि ऑनबोर्डिंग अ राइट कैंडिडेट स्पेशली फॉर ऑन द पंप, दैट्स एक ये बहुत बड़ा काम है. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पूरी टीम. जिस तरह ये तीनों पिलर हैं, एक वो टीम जिसने ऑनबोर्ड करना है, तीसरे फैमिली फिजिशियंस, उसका HCP, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, डायबिटिक नर्स, प्लस साथ में पेशेंट की फैमिली. इन सबको एजुकेशन और लर्निंग की जरूरत है. फिर हम चलते हैं उस स्टेप की तरफ जो आपका सवाल है, डिस्काउंट. अच्छा, डिस्काउंट्स पे जाने से पहले मैं एक और चीज डिस्कस करूंगा. बहुत सारा डेटा आई बीन थ्रू विद द US और यूरोप के हवाले से कि within, I believe, please correct me Dr. Fawzia if I'm wrong, like साल और 2 साल के अंदर इतने इवेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया के या माइल्ड टू मॉडरेट या सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया के एक्सपीरियंस करते हैं सर्टेन एज के साथ बच्चे, और रिपोर्ट हुए हॉस्पिटल के अंदर, जो के मिसाल के तौर पे हमें यूरोप और US का डेटा मिल जाता है, वो बताते हैं. अगर हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर उस 100% को उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वो देखें जर्नली 3 से 5 या 3 से 8 साल के दरमियान अगर साल के अंदर 2 या 3 ऐसे एपिसोड हो रहे हैं कि जिस पेशेंट को हॉस्पिटल अप्रोच करना पड़ता है सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, और प्लस उस टाइप 1 बच्चे को 3 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्ट के साथ साथ जो फैमिली जो ट्रॉमा से गुजर रही होती है, दैट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस प्राइस के ऊपर. प्राइस स्टिल नो डाउट थोड़ी सी सेंसर के हवाले से यानी इसमें कुछ पैकेजेस डिफाइन हुए हैं जिसके अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे कुछ बंडल ऑफर्स हैं, और पंप्स की प्राइसेस अभी बहुत यानी अगर डॉक्टर फौजिया एग्री करेंगी, इनके पेशेंट तो पिछले 5, 7, 8, 10 साल से पाकिस्तान के अंदर यूज कर रहे हैं पंप्स. उस वक्त 7 साल पहले उन्होंने पंप कितने का लिया, और आज वो वाला पंप है वो मल्टी डिवाइडेड बाय लाइक 3 और 4 उसकी प्राइसेस अब नीचे आ गई हैं. तो जो भी कंपनीज कर सकती हैं उन्होंने काफी स्लैश किए हैं प्राइसेस, और डिस्काउंट्स बिल्कुल ऑफर हो जाते हैं पेशेंट्स को. कोई ऐसा इशू नहीं है. जहां जैसे जैसे मुमकिन होता है तो वो अभी भी अवेलेबल हैं तमाम चीजें, और वो हम मैनेज कर देते हैं. Yeah, I will second that with Majaz actually. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है हॉलैंड से लेके UK, USA, सऊदीया, पाकिस्तान, नाउ इन कनाडा. तो
मेट्रॉनिक की जो आपकी 24 आवर्स सर्विस है, बैकअप सर्विस है, आपका सेंसर 3 दिन के अंदर काम नहीं कर रहा, फ्री रिप्लेसमेंट है विद दी हेल्पलाइन इन दुबई। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत कम देखी जाती हैं। तो ये जो आपका टेक्निकल सपोर्ट है, लाइक जब मैं शुरू शुरू में पाकिस्तान आई उस वक्त मेट्रॉनिक पाकिस्तान में नहीं था, ठीक है। लोग बाहर से पंप्स लेके आना चाह रहे थे और कहते डॉक्टर साहब आपको पंप आता है लगा दे। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूं जब तक टेक्निकल सपोर्ट टीम आपके साथ नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज एक हद तक चलेंगी, उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा भाई? इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ। तो पैसा खर्च कर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को सही तरीके से खर्च करके सही तरह यूटिलाइज करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे यहाँ एक ये भी माइंडसेट है जो मैंने देखा कुछ लोगों में, कि खुद ही गए एंड दे वर नॉट द राइट कैंडिडेट्स फॉर पंप। हर कोई पंप का कैंडिडेट नहीं होता, राइट? हमें उनको एसेस करना पड़ता है। तो खुद ही गए, पंप खरीद के ले आए और आके मेरे क्लिनिक में कहते हैं अब ये लगा दें, हम ले आए। मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है पंप की, आप किस लिए पंप ले आए? तो हमारे पास ये भी वैरायटी है जो ये समझते हैं कि पैसा हमारा है, हम खरीद रहे हैं, हम जिस तरह मर्जी है इस पंप को लेके चले। दिस इज सो डेंजरस। सो प्लीज अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ हैं तो अपनी लाइफ के साथ ना खेलें। पैसा इज नॉट गोइंग टू सेव योर लाइफ। इफ यू थिंक कि जी पैसा फेंका, पंप लिया, अब हमारी है, डॉक्टर से भी नहीं पूछना, टेक्निकल सपोर्ट टीम से भी नहीं पूछना, हमारी जो दिल में आएगा हम इस पंप के साथ करेंगे। इट इज सो डेंजरस। डोंट, प्लीज डोंट डू दैट। राइट। और इसके साथ बहुत सारे लोगों को, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा मैंने भी इस तरह के काफी वो देखे हैं कि दे फील लाइक कि बस पंप होगा एंड देन everything is okay. So it's not like that. Or you have to get assessed with your endocrinologist or diabetologist कि क्या आप उस चीज को यूटिलाइज कर, पहले तो आपको जरूरत है या नहीं, and then can you use it or not. So that's a big question other than affordability. Apart from that, मुझे इस सब को सुनते हुए अपने उन बच्चों का बहुत ख्याल आ रहा था जो कि जिनके लिए मुश्किल है इवन इंसुलिन को एक्सेस करना। एंड देन वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज इन आवर सोसाइटी कि हम बात करते हैं, हमारे पास लोअर मिडिल क्लास एंड देन अपर मिडिल क्लास। सो विद करंट सिचुएशंस जो पाकिस्तान में हो रही हैं, डू वी हैव एनीथिंग जो कि हमें हेल्प कर सके, which would be ideally speaking I would say कि जो free हो but could help us in terms of logging our data or maybe carb counting, या कोई भी टेक्नोलॉजी की ऐसी चीजें जो हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट में डे टू डे बेसिस पे हमें हेल्प कर सके अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। That's a very interesting question. That's a very interesting. अगर ये क्वेश्चन मैं वापस तुम्हारी तरफ ही रिवर्ट करूं, you being an expert on using different technologies and different softwares and different मैंने सोचा था इसके बारे में। मैंने कहा कि जो यूजर्स हैं जो खुद से इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दैट। क्या ख्याल है? बिल्कुल। आई वुड लाइक, आई लव this technology, this modern era, जब हमारे पास almost everyone, or at least if I would say कि 90% of our public has that Android phone with and they just need to learn कि उसको अपने benefit के लिए किस तरह से use किया जाए। And with Play Store and lots of apps जो कि हमारे पास free हैं, we do have these facilities. क्योंकि अगर मैं याद करूँ, when I got diagnosed back in 96 and from 96 till 2006 if I would say, I didn't know anything about carb counting. मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई बला होती है और कैसे ये हेल्प कर बहुत सकती बड़ी है। बला है ये। बिल्कुल। एंड हाउ इट इज मैनेज, हाउ इट हेल्प्स इन मैनेजिंग डायबिटीज। या मुझे अगर मैं अपने ट्रेंड्स लॉग बुक पे बनाऊंगी तो मुझे क्या पता चलेगा? वो मैं अपना एक चार्ट तो लेके जाती थी डॉक्टर के पास, बट आई कुड नॉट इंटरप्रेट इट। बट अगर मैं आज की बात करूं स्पेसिफिकली आफ्टर 2012, टेक्नोलॉजी हैज टेकन अ लॉट ऑफ स्पेस और बहुत सारी हमारी चीजें ना इजी हो गई हैं। वी हैव नंबर ऑफ एप्स, डेली कार्ब प्रो, कार्ब मैनेजर, लाइफ सम, My Fitness Pal, My Sugar app, My Keto app, बहुत सारी। And then we have apps for logging all that data in
our mobile, तो वो अब वो वाला झंझट नहीं है कि अच्छा लॉग बुक घर रह गई है या मीटर ने सेव नहीं किया या जो है मीटर से निकाल के देखें। इट्स आपका मोबाइल हर वक्त आपके हाथ में होता है और आप इनमें से कोई भी ऐप जो आपको यूजर फ्रेंडली लगे, जो आपको लगता है कि आप अच्छे से यूज कर सकते हैं या जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐप्स हैं, सबके कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। कहीं आप जो है अपना शुगर लॉग ट्रेंड बना सकते हैं, तो कहीं पे आप सिर्फ पिक्चर लेके अपने खाने की प्लेट की एंड दैट ऐप विल इमीडिएटली शो। आपको कार्ड काउंटिंग नहीं आती बट आप उस ऐप के थ्रू एक गेस्टिमेट जरूर कर सकते हैं। इट विल नॉट बी द एग्जैक्ट एस्टिमेट, लेकिन ये जरूर वो बता देगी कि यार रफली इसके अंदर इतने कार्ब्स हैं। सो मे बी इफ यू कैन, एंड देन वी हैव एप्स जहाँ पे आप अपना ISF ICR कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑल जो सबसे बेस्ट चीज है इसमें वो यही है कि इसे सब फ्री है, आपको पे नहीं करना इसके लिए। और हम लोग तो मतलब हमें जरूरत है ऐसी चीजों की कि जिसमें हम लोग अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सके विदाउट पेइंग एनीथिंग। सो जस्ट डाउनलोड एनी ऐप व्हिच यू फील लाइक कि आपके साथ ज्यादा जिसमें आप यूजर फ्रेंडली फील करते हैं एंड यूज इट फॉर योर बेनिफिट। I totally agree with you, Anam, here. There are so many apps, लेकिन बात घूम के फिर वही आ जाती है, कार्ब काउंटिंग इज नेवर एक्यूरेट। अगर कोई ये कहता है ना कि मुझे 100% कार्ब काउंटिंग आती है तो दे आर रॉन्ग, राइट? कार्ब काउंटिंग इज बेसिकली अ गेस्टिमेशन as near to the original as possible. एक रोटी जो लंदन में पकी है और एक रोटी जो पाकिस्तान में पकी है, दोनों की कार्ब काउंटिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा, बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ फाइबर इन इट, बिकॉज ऑफ द वेट। तो हम पहले ना आई ट्रेनिंग करवाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप वजन करो, ग्राम्स में वेट करो कि कितने ग्राम्स है, एंड देन वी टीच देम कि इसकी गेस्टिमेशन फॉर इंसुलिन कैसी है। अब ICR ICF जो आप कह रहे हो, अगर किसी को यही नहीं पता कि इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर क्या है, इंसुलिन टू कार्ब रेशियो क्या है, तो दीज एप्स विल अगेन नॉट हेल्प देम। ये चूंकि तुम लोग अब बन गए हो प्रो, या यू आर वेरी प्रैक्टिस पीपल नाउ, तो फॉर यू दिस इज अनदर, जिसे कहते हैं ना एक पूरा ट्रीट ऑन अ प्लेट है कि यू हैव सो मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू प्ले अराउंड विद, क्योंकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो विद पीपल विद डायबिटीज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, स्पेशली टाइप 1 बच्चे, पहले एजुकेशन लें, पहले अपनी नॉलेज को कंप्लीट करें और फिर इन चीजों की तरफ जाएं, अदरवाइज वो ऐसे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि फ्री में अच्छा ये क्या चीज है जरा देखनी चाहिए, और पहले समझ तो आए कि ये है क्या चीज, राइट? सो अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को अपडेट करके देन यूज दीज, तो फिर बहुत मजा आता है करने का, डिस्कशन करने का बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही है। आई विल सेकंड डॉक्टर फौजिया कि अगर स्टार्टिंग विद जस्ट कि आपकी सिर्फ लॉग्स ही मेंटेन हो, बिकॉज आई हैव ऑफन सीन कि हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को हमारी शक्ल से देख के बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे ट्रेंड्स क्या हैं। तो इट्स ओके कि we don't have sensor but we have the meter, उससे चेक करके सिर्फ लॉगिंग ही शुरू करके वो, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। जैसे डॉक्टर फौजिया ने पहले भी बोला था कि वो ट्रेंड देख के भी बहुत सारी चीजें जो है आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो कि वेयर द थिंग्स आर मिसिंग या कहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट करके इस चीज को आगे लेके जाया जाए। अनम एक बात कहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे ग्लूकोमीटर्स जो नए आ चुके हैं वो बड़े आराम से डाउनलोडेबल है। आप उन्हें अपने कंप्यूटर से या फोन से अटैच करो तो वो डाउनलोड कर देते हैं आपके पिछले 7 दिन का, 14 दिन का, आप डेट्स डाल के, तो आपको लॉग करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये बात जरूर देखनी है कि आपके ग्लूकोमीटर पे टाइम और डेट और साल, ये 3 चीजें सही तरह से फीड हुई हुई है, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास ग्लूकोमीटर का डाउनलोड लाते हैं तो 2016 चल रहा होता है उनके ग्लूकोमीटर पे, टाइम का कुछ पता नहीं होता, तो वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि उससे तो बेहतर होता है बंदा देखे ना। तो अपने ग्लूकोमीटर को जब नया खरीदते हैं या जो भी आपके पास है, चेक कर लें कि उस पर टाइम और डेट और साल सब ठीक है। आपका मीटर की बैटरी जो है वो आप रेगुलरली उसको चेंज करते हैं और फिर आप अपने मीटर को आराम से कनेक्ट करके लैपटॉप में डाउनलोड करें, आपके पास पूरा डेटा आ जाता है जो कि लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, एंड इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो पाकिस्तान, वी बीइंग इन अ कंट्री वेयर health services are from our own pocket, unfortunately हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट किसी किस्म की किसी भी चीज में नहीं होती। बड़ी मुश्किल से, मैं हमें 9 साल के बाद तो मजाज was able to fight and get the prices down a little bit, वो तोबा तोबा, that was another story।
तो जहाँ सेहत है वहां पे ही सबसे ज्यादा रुकावटें, अनफॉर्चुनेटली। तो जब हमने अपनी पॉकेट से ही सब कुछ करना है तो वाइजली और सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, समझ के करना बहुत जरूरी है। सो इट्स लाइक पेइंग माइंडफुल अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शायद हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। हेल्थ बजट बनाते हैं, बजट तो बनाने का खैर कॉन्सेप्ट अब कहीं थोड़ा बहुत नई जनरेशन में आना शुरू हुआ है। बजट का तो कॉन्सेप्ट भी पाकिस्तान में सच नहीं है। हाँ, बजट, मुल्क का बजट पता है सबको, अपने घर का बजट किसी को नहीं पता। सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्व्स। अपने ऊपर फोकस करें तो लाइफ कुड बी मच मोर इजियर। Right. And with that, I will throw one last question towards Majaz, क्योंकि हम सारी इन चीज developments की बात कर रही थी, तो recently I've seen something named as Smart Pen. तो I really wanted to know, और मैं चाहूंगी, मुझे पता है मेरी audience भी चाहेगी कि ये जाने कि ये Smart Pen क्या चीज है। Right, yeah. अच्छा अनम, अच्छा मैं हमेशा मुझे आपकी वजह से ना बहुत आगे का पढ़ना पड़ता है और आगे के चीजें जानने की मुझे जरूरत पड़ती है। और जो ये सवाल जो भी है ये भी बहुत, यानी समझ लीजिए, स्मार्ट पेन जो हैं, जो कि अभी मोस्ट रिसेंटली लाइक कुछ साल पहले यूएस में लॉन्च हुए हैं या यूरोप की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी होपफुली हम अगले मेरा ख्याल है 23 या 25 के दौरान देखेंगे पाकिस्तान में। स्मार्ट पेन क्या है? स्मार्ट पेन ये होगा कि जनाब पेन जो है वो आपका सेंसर के साथ सिंक किया हुआ होगा और आप उसके साथ इंसुलिन लगा रहे होंगे और वो इंसुलिन आपको टाइम बताएगा कब लगानी है, कौन सी लगानी है, कितने यूनिट लगने हैं। प्लस आपको ये भी नॉक करेगा कि जनाब एक्टिव इंसुलिन कितनी है अगर आपने कोई करेक्शन डोजेज लेनी है। तो ये चीजें, और कब कब पाकिस्तान हम, मेरा ख्याल है होपफुली, अभी मुझे इसके बारे में बहुत एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कम से कम मिनिमम 1 साल या दो साल लगेंगे यहाँ आने में इसको। Right, but there is a hope, and Yes, that's the positively. best thing कि हम वहाँ पे अपने सेशन को एंड करें, because I can understand कि जो हमारी majority community है, where they stand, and सब चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छी जिंदगी, वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें, और दे ट्राई देयर बेस्ट कि जिस भी तरह से, चाहे पेरेंट्स हो तो वो अपने बच्चों के लिए, और जो टाइप 1s हैं वो खुद भी चाहते हैं कि हम अच्छे से उसको कर सकें। तो मे बी इफ यू कैन नॉट have the pump, but hopefully by next year, Yes. or next to next year, you will have that smart pen which Smart will pens. be much more affordable inshallah, कि जो है आप उसको यूज कर सकें। एंड जैसे फीचर्स मजाज ने बताया कि उसके अंदर वो सेंसर से कनेक्ट हो जाएगा, सो इट वुड बी लाइक समथिंग कि हम ये कह सकते हैं कि पोर्टेबल पंप तो वैसे भी पोर्टेबल है, बट समथिंग पेन की शक्ल में पंप आपको मिल जाएगा काइंड ऑफ, जो कि आपको जो है कंटिन्यूअस डिलीवरी तो नहीं, लेकिन और बहुत सारे फीचर्स जो एक पंप आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो मिल जाएंगे आपको थ्रू अलार्म्स एंड अदर थिंग्स। सो दैट्स अ बिग होप फॉर मेनी पीपल, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू मजाज एंड डॉक्टर फौजिया स्पेशली कि आपने अपना टाइम निकाला, आपकी इतनी सारी वैल्यूएबल डिस्कशन, एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारी आज नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और आई वुड लाइक टू से कि I know कि there are many differences, but अगर जैसे डॉक्टर फौजिया ने कहा कि अगर हम committed रहें towards our health, हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा focus करें, frequent monitoring, and with different tips and techniques she have shared throughout the session कि क्या क्या करके आप with और without pump both ways में अपनी जिंदगी के साथ, अपनी डायबिटीज के साथ अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से गुजार सकते हैं। So it's completely possible, hope is there, it's doable, it's just कि आपको खुद से कमिटेड होना होगा, अपने हेल्थ को लेके फोकस्ड होना होगा। With that, I will end this session now. Eid Mubarak to everyone.